बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और सुबह शहर का मौसम खुशगवार है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और अभी जब मैं सुबह तैयार होते हुए न्यूज़ देख रही थी तो बहुत सारे लोग जो हैं मालन जप्पा का रुख कर रहे हैं, मरी का रुख कर रहे हैं। तो मौसम को तो लोग खूब तरीके से एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली शहर लाहौर की बात करूँ तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सर्दी की शिद्दत अब बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही साथ एक और चीज़, सर्दी की शिद्दत बढ़ती है तो हम देखते हैं कि धुंध की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत भी होती है। तो मौसम की अपडेट हम आगे चल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी शहर की अपडेट भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो शहर की खबरें हैं, उनमें हम आज जिक्र करने वाले हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की भी बात की जा रही है। पीडीएम की जानिब से भी डेडलाइन दे दी गई है। इसके साथ साथ कोरोना केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आवाम के लिए कहीं हमें आसानी नहीं नजर आ रही है। खैर, चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ और पहली खबर हमारे पास क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। बिजली 1 रुपये 11 यूनिट महंगी और पेट्रोल 5, हाई स्पीड डीजल 7 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। कोरोना के बाद तेज वायरस मजीद 7 जाने ले गया, 86 वेंटिलेटर पर मुंतकिल। पीडीएम की हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। और शहर में महंगाई का तूफान, अंडों की कीमतें बेलगाम। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि कोई अच्छी खबर नहीं है। कोशिश तो हमेशा से यही करते हैं कि कोई एक खबर ऐसी मिल जाए। अब महंगाई हर तरफ है, फिर उस पे महंगाई पे सितम ये किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की भी तजवीज़ दे दी, बिजली भी महंगी हो गई, कोरोना के भी बाहर पीडीएम मुतहरिक हो गई। आई डोंट नो ये क्या होने जा रहा है। खैर, डिटेल में इन खबरों को डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और मैंने तो स्टार्ट में कह दिया मेरा कोई कसूर नहीं है, हमेशा की तरह। क्या किया जा सकता है, बलहाती अच्छी खबर चूंकि शायद है ही नहीं, हमें हमारी किस्मत में नहीं है अच्छी खबर। और सुबह सुबह अच्छा बिजली बम, फिर पेट्रोल बम, बिल्कुल, और महंगाई बम, फिर अंडा बम आपने गिरा दिया। 4-5 तो आपने तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो पहले ही कहती हूँ कि मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि सुबह सुबह जब सब लोग टीवी लगाएं तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट। जब आपने अंडे महंगे होने की बात की तो मुझे प्राइम मिनिस्टर की वो तकरीर याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि आप मुर्गियां पालें और अंडे रखें। हाँ। और आज आपको यकीनन एहसास हो रहा होगा, अगर मुर्गियां और अंडे होते उस टाइम रख लेते तो आज कम अज कम अंडे जो है वो आपको अपने घर से ही मिल जाते। और इस मौसम में अंडों की आपको पता है कि फिर वैसे भी ज्यादा, बिल्कुल आपने सही कहा। है ऑन लाइटर नोट ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है तशवीशनाक होते चले जा रहे हैं। इंतहाई सीरियस सिचुएशन है ये। बिजली 1 रुपये महंगी मजीद करने की जो है वो अब कर दी गई है, बल्कि और तजवीज़ दी गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी की जाएंगी। जी राव साहब, देखिए, बिजली कोई पहली मरतबा नहीं महंगी हुई। सर्दियों में क्या जवाज है? सर्दियों में तो बिजली सस्ती होनी चाहिए। फ्यूल एडजस्टमेंट का जवाज जो है वो बनाया गया है और फ्यूल एडजस्टमेंट मतलब गर्मियों में भी आपको फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे देने हैं, सर्दियों में भी आपको देने हैं। आपकी जान को और इनकॉम्पिटेंसी इस हद तक है कि जब फ्यूल की जो प्राइसेस थी वो $22-24 पर ट्रेड कर रही थी तो उस वक्त हम ये कह रहे थे कि हमारे पास शायद रखने की जगह नहीं है, कम से कम ऑर्डर्स तो दिए जा सकते थे, लेकिन नहीं दिए। उसके बाद इंतज़ार किया गया कि ये इनकी फर्दर जो फ्लक्चुएशन है वो हो और इंक्रीज़ हो ताकि फिर हम जो ज़र मुबादला है वो भेजें बाहर, ताकि यहाँ पर भी ज़खायर कम हो, आवाम को भी सफ़र करना पड़े। और इस सारी सिचुएशन में आप देख लें कि फैसला साजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैसला साजी में तखीर जो है, ये फैसला साजी की तो जारी है पेट्रोल महंगा करने की। नुकसान इसी वजह से बिलियंस ऑफ रुपीस का हो रहा है क्योंकि हम फैसला साजी में बहुत पीछे हैं और फैसला कर नहीं पा रहे। इसी वजह से चूंकि हम ये बात करते हैं कि व्हाट्सएप गवर्नेंस के यही नकाइस होते हैं। व्हाट्सएप गवर्नेंस जो है वो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो फैसले हैं
वो जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वो फैसला सामने आता है। किसी भी इशू पे हो, येस और नो भी आपने करना है तो आपको व्हाट्सएप पर दी गई हिदायत पर अमल दरामद करना है। जिस तरह से आप कॉल सेंटर में कॉल करें तो आपको वो जो ट्यून लगी होती है कि आपको आवाज आएगी, आपको आवाज आएगी कि अगर आपने फलां सर्विस लेनी है तो 1 दबाइए, फलां सर्विस चाहिए तो 2 दबाइए, अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना है तो 3 दबाइए। तो इस तरह की वो ये सारी वो गवर्नेंस हो रही है। और हर फिलहाल जी आपको महंगे बिल देना है, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, दिसंबर में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपका बिल ज्यादा आएगा और इसके लिए आप तैयार हो जाएं। और गर्मियों में क्या होगा, अगर अभी से आपने देख लें कि 2.5 साल में जिस तरह की सूरत हाल बना दी गई है, जितनी पता मुझे लगता है कि शायद इनकी तसल्ली नहीं होती कि बिजली महंगी कर करके शायद इनको सुकून मिलता है। इस वजह से नेपरा भी समरियां जो वो साल करती है और फिर उसके बाद उसको जो पीएम सेक्रेटेरिएट है वो भी उसको वेट करता है। तो आई डोंट नो कि इसमें क्या अब मसलहत है, 1 मरतबा बढ़ाएं, 2 मरतबा बढ़ाएं, 3 मरतबा बढ़ाएं। अदवियात की कीमतें आप देख लें, इसी तरह से ये सारी चीज़ें। अब बिजली की कीमत में इजाफे का मतलब है कि आपने जो आपकी रही सही जो इंडस्ट्री है उसको मजीद आप दबोचने जा रहे हैं, उन पर मजीद बोझ बढ़ाने जा रहे हैं। चले अगर घरेलू सार्फिन की बात कर लें तो शायद किसी को इससे इतनी बिजली महंगी होने से 500 या 1000 का या 2000 का फर्क पड़ेगा, लेकिन जहां पर कंजम्पशन ज्यादा है, एक तरफ हम दावे कर रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, हम जो वो रिकॉर्ड हमारी जो बरामदात हैं वो होंगी। एक तरफ हम कह रहे हैं कि नवंबर में इस्तेमाल होने वाली जो बिजली है वो अगर नवंबर में उतनी बिजली से ज्यादा कोई बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। भाई रिलीफ ना दें आप, कम से कम कीमतें तो ना बढ़ाएं। बिल्कुल आपके रिलीफ से बेहतर है आप हर रोज आए रोज हम देखते हैं कि कीमतें जो हैं वो बढ़ी हुई होती हैं, और जब फ्यूल की कीमत हम बढ़ाएंगे तो आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। आम तासुर होता है, लोग का सांस लेते हैं कि सर्दी आ गई है, अच्छा चले गैस के बिल ज्यादा आ जाएंगे तो बिजली के उन्हें कम बिल अदा करने पड़ेंगे। और ऐसा माजी में होता भी रहा है। ये होता था कि अगर गर्मियां हैं तो बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, आपको गैस के मामूली से बिल आ रहे हैं, लेकिन अब तो ये डिफरेंस ही नहीं रह गया। अगर गर्मी है तब भी आपको बिजली के बिल ज्यादा आने हैं, सर्दियां हैं तब भी आपको बिजली के बिल ज्यादा आने हैं। मतलब लोग जाएं तो कहां जाएं। मुझे याद है 246% गैस की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है अब तक, और अगर आप बिजली का तयन करेंगे अब तक बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है तो ये रेशो इससे ज्यादा आगे जाएगी। लेकिन हम बात ये है कि आपने रिलीफ क्या दिया है। रिलीफ देने वाले शायद कम से कम अपनी ही तकारीर सुन लें तो इनको कम से कम कोई, वो ख्वाजा आसिफ ने ठीक कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो अब इस तरह की जो गैर पार्लिमानी जो लैंग्वेज है वो भी इस्तेमाल करना पड़ेगी, कम से कम इनको कोई एहसास हो। और जो ही जो लाहौर का जलसा खत्म हुआ तो उसके बाद आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। तो इसका मतलब ये है कि फिर अपोजिशन का जो एजेंडा है वो अपोजिशन जो बात करती है बिजली, चीनी, आटा, गैस और इस तरह की जो अशिया खरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा है, वो फिर वो बात ठीक हुई। उनका फिर जो बयानी है वो ठीक है इस लिहाज से कि कम से कम अगर वो बाहर निकलते रहेंगे तो गवर्नमेंट को ब्रेक तो लगी रहेगी, गवर्नमेंट कम से कम सोचेगी तो सही मैंने करना क्या है। लेकिन इस गवर्नमेंट के पास चूंकि सोचने वाली जो सोचने का जो पहलू है वो शायद यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर मुकाबलेबाजी हो रही है बयानात की, यहाँ पर मुकाबलेबाजी चल रही है एक दूसरे को गिराने की। एक दूसरे को गिराने में जब आप मसरूफ होंगे तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। बिजली और इसकी जो कीमतें हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं। जरा कैलकुलेशन तो कम से कम करनी चाहिए थी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप मुसलसल कीमतों में जो इजाफा है इम्पैक्ट क्या होगा, लोगों की जेब से पैसे निकलते जाएंगे, ये फिर अपने खजाने भर के भी ये कहते जाएंगे कि खसारे का सामना है हर तरफ। आप वासा से देख लें, आपको खसारे की खबरें मिल जाती हैं, आपको पीएचएस से खसारे की खबरें, आपको लेस्को से, मतलब बिलों की मद में अच्छे खासे पैसे वसूल करके भी आप वहीं के वहीं स्टैंड कर रहे हैं। जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ऑब्वियसली इससे जो इजाफी रेवेन्यू जनरेट होगा, और उसके लिए भी हम देखते हैं कि जो सूबों का जो शेयर है वो किस तरह से वो भीख मांगने के मुतरादिफ है कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट है अपनी मर्जी से वो रिलीज करती है पैसे। तो ये सूरत हाल सारी ऐसी है। अब इस पर फर्दर क्या बात कर सकते हैं कि जब आप फ्यूल की कीमतें बढ़ाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि आम शहरियों पे ये इसका बराह रास्त जो इम्पैक्ट है वो अशिया खुरनोश की कीमतों पर आएगा।
ट्रांसपोर्टेशन जब महंगी होगी तो किस तरह से आप ये मैकेनिज्म सेट करेंगे? तो अभी तो फिलहाल फ्यूल की जो प्राइसेस हैं बढ़ाने की तजवीज़ है 5 से 7 रुपए, और डीजल आपकी सारी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो डीजल पर है, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादातर जो है वो किए जाते थे पेट्रोल की कीमतें कम की जाएंगी, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आप भी जब फ्यूल की बारी आओ तो कम से कम क्यों नहीं आप असद उमर साहब की वो तकारीर सुनवाते जिसमें वो बड़े बुलंदो बांग दावा किया करते थे कि जी फ्यूल की प्राइसेस तो 30 रुपए या 46 रुपए से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। अब कम से कम उनको उनकी तकरीर तो सुनवा दें, कम से कम आप जब भी फ्यूल का आप जरूर उनको याद करवाया करें। याद करवाना ही हमारा काम है। इनको वैसे फर्क कोई नहीं पड़ना, इनको अगर फर्क पड़ता हो तो फिर बुनियादी तौर पर ये जो मसाइल हैं बिजली, आटा, चीनी, गैस की कीमतों में इजाफा, ये इनके मसाइल नहीं है। इस वजह से बड़े आराम से फैसला कर लिया जाता है, तजवीज़ आती है, तजवीज़ मंजूर भी हो जाती है, और उसके बाद फिर गैस के हवाले से जो स्कैम चल रहा है कि गैस की खरीदारी में आपने ताखीर की और जिसकी वजह से 122 अरब रुपए आपको इजाफी देना पड़े, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या उस पर कोई इदारा हरकत में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इस काबीना में ऐसे जो इश्यूज हैं वो भरे पड़े हैं, बेशुमार मिसालें मौजूद हैं इस काबीना में कि पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री आप देख लें किनके पास है, जिनके फ्यूल का कारोबार। और कल ही अभी रिपोर्ट आई है जो फ्यूल के हवाले से, फ्यूल क्राइसिस था जो आपके मुल्क में, उस पर कोई कार्रवाई हमें कम से कम होती हुई नजर तो नहीं आ रही, और ना ही होगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वही लोग काबीना में बैठे हैं और वही लोग जब फिर आके तकारीर करते हैं, बातें करते हैं, तो सब अच्छा की रिपोर्ट आई डोंट नो कहां से आ जाती है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। आई डोंट नो कौन लिख के देता है, कहां से वो फिगर्स आ जाते हैं और कहां से वो रिपोर्ट आ जाती है। खैर, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा होने की तजवीज दे दी गई है। इसके बाद महंगाई का ये तूफान कहीं थमने पर नहीं आ रहा। खाने पीने वाली अशिया हर रोज जो इस्तेमाल होनी है, अंडे जो कि इस मौसम में जिनकी मांग मजीद बढ़ जाती है, वहां पर हम देख रहे हैं कीमतों में कहीं इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा। हर गुजरते दिन के साथ अंडों की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। फिर चिकन महंगा होता चला जा रहा है, सब्जियां महंगी हैं। अवाम जाए तो कहां जाए? महंगाई का ये तूफान कैसे थमेगा? कौन इसको कंट्रोल करेगा? इसको मेरे ख्याल से बारहा जिक्र करने के बावजूद भी क्यों जिन लोगों का ये काम है उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही, समझ से बाहर है। डिटेल में डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आ जाते हैं जी अशिया खुरनोश का इस्तेमाल, जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरत है, हर किसी ने इस्तेमाल करना है। रोटी भी हर किसी ने खानी है, ज़रूरत की अशिया है जो कि आपने हर रोज़ ख़रीदने के लिए जाना है। लेकिन हम स्पेसिफिकली जिक्र कर लेते हैं अंडों की कीमतें, जिसमें हर रोज इजाफा देखा जा रहा है। 192 रुपए दर्जन अंडे हो गए हैं। अदरक समेत सब्जियां और फल भी महंगे हो गए हैं। इस पर हम तो डिस्कस करेंगे, लेकिन अवाम क्या कहती है पहले आपको वो दिखा देते हैं। इतनी ज़्यादा हो गई है, सब्जियां तो नीचे आने का नाम नहीं लेती। इन दिनों जो सब्जी नीचे 20 रुपए 30 रुपए किलो होती थी, आज वो आप देखें आलू देखें 60-70 रुपए किलो है। 120 रुपये लेने सर आलू, गोभी 100 रुपए किलो ही, हूँ 30 रुपये किलो। गाजर जी 50 रुपए किलो हो गई है। तो मैं भी 15,000 मेरी सैलरी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बात का बहुत तकलीफ़ हुई है कि महंगाई पे इसका कंट्रोल नहीं हुआ। सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। ये आलू हम 120 रुपये किलो लिए या मेरी जी, तो ये महंगाई पे अवाम का रद्द अमल है। राव साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, अवाम, हम भी तो अवाम है, हमारा भी तो रद्द अमल है। वो कोशिश तो करते हैं कि अवाम, हमारी ज्यादातर जो इश्यूज हैं वो अवाम से रिलेटेड ही हैं। ऑब्वियसली अवाम को तकलीफ होती है तो इसका मतलब है कि वो इशू है, और हम कोशिश करते हैं कि हाईलाइट हो, लेकिन यहाँ पर सुनेगा कौन आपकी बात? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी बात को जिन्होंने सुनना है उन्होंने शायद कानों में रुई ले रखी है, उनको सुनाई नहीं दे रही है अवाम की आवाज। उनको वो आवाज सुनाई दे रही है जो उनके अराउंड है, जो खुशामदियों का टोला उनके करीब है, उनको वो आवाज समझ आ रही है। अगर उनको अवाम की समझ आती हो तो कम से कम 2.5 साल में इस तरह की सूरत हाल का सामना तो ना करना पड़ता। कम से कम अभी मैं देख रहा था, आप अशिया खुरनोश की बातें कर रही हैं, तो आटा चीनी भी तो अशिया खुरनोश में आती है। 300-400 रुपए बनाकर किसका फायदा किया गया है? क्या जो आपके कैंपेनर्स थे, क्या उनका फायदा किया गया है? आपके सामने तमाम तर इंक्वायरीज जो है वो बयानात से आगे नहीं बढ़ पा रही।
उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें अगर कुछ लोग होते अपोजिशन के तो आपके सामने सबके घरों पे ताले लगे होते, सबके घरों को कफालत सेंटर डिक्लेयर कर दिया जाता, उनके खिलाफ रेफरेंसेस चले जाते। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के लोग हैं, फ्यूल की मद में अभी मैं देख रहा था 5 से जो फ्यूल क्राइसिस था 5 अरब का झटका आवाम को लगा है उसमें, और फिर वापस 25 रुपए एकदम से प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करना पड़ा कि फ्यूल का जो हल है इस क्राइसिस का वो इसी में है कि इसकी कीमत बढ़ाई जाए। तो जब इस तरह की गवर्नेंस होगी तो फिर ऐसे ही होगा। अंडे 190 रुपए दर्जन। अच्छा, इस सब हर रोज ये चीजें कि अदरक का क्या रेट है? बिल्कुल 1000 रुपए तक हमने वो 740 वो है जो बिल्कुल सी क्वालिटी की सर मॉडल टाउन बाजार में हमने कैटेगोरिकली नबील वहां पे मौजूद थे और हफ्ते को हमने बताया जी 1000 रुपए में लोग खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली मिल नहीं रहा ना, तो फिर वो महंगा खरीदोश में आती है। जो बाकी सब्जियां उनकी आप बात कर लें, यहाँ तो सीजन और आउट ऑफ सीजन की तो कोई बात ही नहीं है। एक तो पहले हम देखते थे कि शायद चीजें आउट ऑफ सीजन है तो आपने इंपोर्ट अगर की है तो फिर जो आप उनको महंगा भी कर लें, लेकिन सूरत हाल तो बिल्कुल इसके बरअक्स है। आप जो बुलंदोबांग दावे करते हैं आम आदमी के, आम आदमी आपको नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि शायद आम आदमी का मसला ही नहीं है। अशिया खरोनोश और अंडे, दूध, चीनी, सारी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन बहरहाल इस पे इससे ज्यादा क्या बात राव साहब ये बता दें, जब भी किसी हुकूमती तर्जुमान से आप ये महंगाई पे खास तौर पे मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें, मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह से इतना खुद रेट्स नहीं पता होते। रेट्स तो छोड़ दें, आप खुद रेट्स नहीं पता आप होते। इतना आपको मुतमईन जवाब देते हैं वो लोग कि आपको समझ नहीं आती कि फिर हम गलत कह रहे हैं। लोग जिनके शॉर्ट्स हम दिखाते हैं बाहर जाके, लोग बेचारे जो महंगाई की वजह से परेशान नजर आए हैं, हर रोज आपके अंडों की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आप इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है कि महंगाई है। फिर कौन कंट्रोल करेगा इस महंगाई को? जिनका काम है वो इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है, तो कौन कंट्रोल करेगा? ये वो सवाल है जो जिनका इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये खुद कंट्रोल नहीं कर रहे। तो इसलिए कौन कंट्रोल करेगा? उन्हीं से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप कम अज़ कम देखें सूरत हाल को, और रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई अशिया खरोनोश की कीमतें आम आदमी के लिए वाकई में मसला हैं। आम आदमी की दादरसी जब तक नहीं होगी तब तक कम अज़ कम आप एक काम ज़रूर करें, अपने आप को रियासत मदीना से ना जोड़ें। रियासत मदीना यकीनन एक मुक़द्दस रियासत है भी, और उससे आप अगर अपने आप को जोड़ते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको आम आदमी, रियासत मदीना में तो ये कहा जाता था कि अगर दरिया के किनारे पे कोई कुत्ता भी अगर जांबक होता है तो उसका जिम्मेदार, भूख से कोई कुत्ता भी जांबक होता है तो उसका जिम्मेदार हुक्मरान है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, आपने जो पनाहगाहें बनाई, मुझे बताएं कि क्या फुटपाथों पे लोगों ने सोना छोड़ दिया है? फुटपाथों पे लोग आज भी हैं, क्योंकि आपका मैकेनिज्म इस तरह का है कि पनाहगाह में वो आएगा जिसके पास शनाख्ती कार्ड होगा, जिसके पास जो क्वाइफ हैं वो पूरे होंगे। तो फिर ऐसे में आपने वैन्स चलाई पनाहगाहों में लोगों को पहुंचाने के लिए, वो कहाँ हैं? बंद खड़ी हैं, उनको कोई उनको ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। फिर से आप देखें कि हर चीज़ जो है वो रिवर्ट होती जा रही है। एक काम अच्छा होता है 10 बुरे सामने आ जाते हैं आपके। तो आप कुछ भी ना अगर करें, अगर तो आप रियासत मदीना के दावेदार हैं तो फिर अशिया खरोनोश की कीमतों को मुस्तहकम रखें। कम से कम हम नहीं ये कहते कि आप 2017 पे ले जाएं, क्योंकि ये गुनाह कबीरा होगा आपको याद कराना कि 2017 की कीमतों पे आप वापस ले जाएं। 2017 की कीमतों पे आप ना जाएं, कम से कम 18 और 19 पे तो रखें, जो जब आपकी गवर्नमेंट थी। अपनी गवर्नमेंट से अवाम की अपने आप से मुकाबला कर लें, पिछलों से ना करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक साल कबल जो कीमतें थी 18 और 19 में, उस पर वापस चले मुझे इस खबर को वाइंड अप करना है। यकीन माने मैं तो इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई हूँ कि हर रोज आप महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट मुझे याद आ जाती है कि बिजली के बिल अगर महंगे आए तो जला दे। अब शहरी क्या करें, अब लोग क्या करें अगर बिल ज्यादा मैं तो कम से कम मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि अब प्राइम मिनिस्टर दोबारा कहें तो मैं तो सबसे पहले जलाऊंगा, सबसे पहले बिल जलाएंगे। खैर, लेकिन बिजली की कीमत में ये जो इजाफा हुआ है, हालिया इजाफा, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। मिनिस्टर एनर्जी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे। फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास है जी, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं जी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर की है। फिलहाल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिजली की कीमत में इजाफा क्यों हुआ, इस पे मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
जी तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे महंगाई के ना थमने वाले तूफान की। बिजली की कीमतों में ये जो हालिया इजाफा हुआ है, इसका जवाब क्या है? सारिफीन पर क्यों बोझ डाला जा रहा है? एक तो ऑलरेडी गैस के बिल भारी भरकम आ रहे हैं, उस पर बिजली के बिल भी जब ज्यादा देने पड़ेंगे तो लोग तो परेशान होंगे ही। बात कर लेते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है मिनिस्टर एनर्जी अख्तर मलिक साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी, आप ठीक हैं जी? अल्लाह का करम है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, बताइएगा इसका जवाब क्या है? और फिर एक इम्पैक्ट होता था कि सर्दियों में बिल आपको बिजली के कम आते थे, अब ये तासुर भी खत्म होता चला जा रहा है। ऑलरेडी इतनी महंगाई है तो कीमतों में इजाफा करना ही क्या एक वाहिद हल रह जाता है? देखिए जी, जो मुआहदे हुए हैं बिजली के पिछली हुकूमतों के, उन मुआहदों में जब भी ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो RLNG के ये मुआहदे करके दे गए हैं, जो ये थर्मल के इनके मुआहदे हुए हैं, जो IPP के साथ इनके मुआहदे हुए हैं, उन मुआहदों की वजह से हुकूमत के हाथ पांव बंधे हुए हैं। अब एक नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो जब फ्यूल प्राइस की कोई ये नया वो नहीं हुआ, ये रूटीन में पहले भी चलता रहा है, लेकिन हमने सिर्फ ये किया है कि IPP को दोबारा ऑन बोर्ड किया इमरान खान साहब ने, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी 17% थी उनको 12% पे वो आजकल में फाइनल होने वाला है, उनका इम्पैक्ट इंशाल्लाह आएगा। लेकिन जो चीजें हमें विरासत में मिली हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप उनको ठीक करने जा रहे हैं। आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। ये कायदे-आज़म सोलर पार्क इन्होंने लगाया था, उसका ये जो इनका एग्रीमेंट था, ये जो इनका टैरिफ था, वो 14.1 सेंट पे इन्होंने करके दे के गए थे। अभी हमने कोई 2 महीने पहले लिया में 100 मेगावाट का एक जेनफा के साथ एग्रीमेंट किया है, जेनफा और एटलस वालों के साथ, वो हमने 3.7 सेंट पे किया है। इनकी जो लूट मार के जो इनके मुआहदे हैं, जो इनके एग्रीमेंट्स हैं, जो टैरिफ ये लिख कर दे के गए हैं, उसका खमियाजा ये पूरी कौम और ये पूरा मुल्क भुगत रहा है। ये उन्हीं के आफ्टर इफेक्ट्स हैं और इंशाल्लाह हमारी मिशन हैं वो अब ठीक हैं। अख्तर मलिक साहब, अख्तर मलिक साहब ये कहिएगा, हुकूमत का काम है रिलीफ देना। अगर इसी तरह से माजी के मंसूबों पर, माजी की हुकूमतों पर हम सब चीजें डालते रहे, ऑलरेडी इतनी महंगाई है, कोई ऐसा सेगमेंट नहीं रह गया जहां से हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में कामयाब नजर आ रही हो, तो किस तरह अवाम को रिलीफ दे सकेंगे? क्या हम सब चीजें इसी तरह से माजी के मंसूबों पर, माजी की हुकूमत पर डालकर अवाम की जेबों से पैसे निकालते रहेंगे? देखें, जो अब हम मंसूबे लगा रहे हैं ना, वो बिल्कुल कंपैटिबल हैं, और जो रियलिटी पर सर ये कहिएगा, फिर इन मंसूबों के समरात कब पहुंचेंगे अवाम तक? अवाम तक इनके समरात पहुंचेंगे ना? अब मेरी बात सुने ना। जी जी जी। जो अब हम नए मंसूबे जो हमारे लग रहे हैं, हमने अभी परसों पंजाब थर्मल पावर का फाइनेंशियल क्लोज करना है। आपको ये सुनकर खुशी होगी, उसमें हमने कोई सॉवरेन गारंटी नहीं दी। उसमें जो इनका 3 महीने का जो गारंटी होती थी वो हमने खत्म करवाई। उसमें जो गैस जब लेते, ये इन्होंने मुआहदा किया था कि गैस, मेरी जरा अगर बात मुकम्मल होने दो जी। इन्होंने पिछली दफा जो कायदे-आज़म थर्मल पावर में किया था कि गैस लें न लें, ये मुल्क पैसे इतने फिक्स करके गए थे, ये देने पड़ेंगे, जो शायद खान अब्बासी साहब करवा गए थे और शहबाज शरीफ करवा गए थे। हमने उसको कहा कि जितनी गैस लेंगे, जितनी हमारी बिजली बनेगी, उतने हम पैसे आपको गैस के देंगे। हम जो चीजें ठीक कर सकते हैं वो किए जा रहे हैं। ये इनका जो बैक क्लैश है, जो G2G इनके एग्रीमेंट थे, जिनमें इनमें इनका कमीशन माफिया इन्वॉल्व था, उनका इम्पैक्ट ये कौम पर अभी है और शायद ये कुछ दिनों तक भुगतना भी पड़े। हम उनको दोबारा IPPs को हमने ऑन बोर्ड किया है, और सर्दियों में ज़ाहिर है खपत। डॉक्टर साहब, आपके ऑन बोर्ड करने से क्या आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? आम आदमी, आप वो लोग हैं जो कहते थे कि बिल जला दें, आम आदमी की जिंदगी में
क्या फर्क आएगा आईपीपीज को मैनेज करने पर, क्योंकि रोज बरोज तो आप कीमतों में इजाफा करते जा रहे हैं। और ये भी बता दें साथ में कि अब तक पंजाब हुकूमत जो बल्कि बुजदार हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब तक कितने मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पंजाब में सोलर या हाइडल जो है वो लगाए हैं? मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह अवाम की जिंदगियों में जरूर फर्क आएगा। मैं आपको बता रहा था कि हमने अभी 100 मेगावाट का दहिया में एक सोलर पे एग्रीमेंट किया है, जो ये 14.1 सेंट पे कर गए थे। हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ पे 3.7 सेंट पे अभी किया है। हमने 10 रिपीट कर रहे हैं बात आप सर आप बात रिपीट कर रहे हैं। ये बता दें कितने मेगावाट 2.5 साल में आपने लगाई है? पिछली गवर्नमेंट ने 4800 मेगावाट के मंसूबे सिर्फ 4 पावर जो प्लांट से वो थे, जिसमें भिक्की का था, बल्लो की साहिवाल पावर प्लांट और हवेली बहादुर शाह, इसके अलावा सोलर प्लांट्स भी हैं, इसके अलावा नंदीपुर पावर प्लांट्स भी हैं। आपने कितने लगाए अब तक? देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, ये जितने मंसूबे आप गिनवा रहे हैं ना, उन्हीं का तो ये कौम खमियाजा भुगत रही है। टेक और पे इन्होंने मुआहदे किए थे कि गैस लें ना लें आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप एक तरफ उसको भी देखें और दूसरी तरफ देखें, हमने कोई तकरीबन 2800। अख्तर मलिक साहब, हम इस ब्लेम गेम से बाहर निकलकर सिर्फ अवाम की बात कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, आपके लगाए गए मंसूबे कब नजर आएंगे, अवाम तक इसका रिलीफ कब पहुंचेगा? फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हर दफा अगर हम इजाफा देखते चलेंगे तो फिर अवाम के लिए रिलीफ कहीं नजर नहीं आएगा। तो अवाम तक इसके समरात कब, कितनी देर में पहुंचेंगे? हमने 10,400 प्राइमरी स्कूल साउथ में सोलर पर आज की डेट तक शिफ्ट कर दिए हैं। अब अगले हफ्ते हम यूईटी में 1 मेगावाट का मैं आपको इनवाइट करूंगा कि बगैर पैसा हुकूमत का या यूनिवर्सिटियों का लगाए हुए 1 मेगावाट का हमने इफ्तिताह करना है अगले हफ्ते। और वो चलिए जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। आप इन मंसूबों का इफ्तिताह करें और इफ्तिताह के बाद इसके समरात भी हमें अवाम तक पहुंचते नजर आए, अवाम को कहीं रिलीफ मिलता नजर आए। क्योंकि हमेशा इस मद में उस मद में अगर हम बिजली की कीमत में इजाफा देखेंगे तो आम आदमी के लिए रिलीफ कहीं नजर नहीं आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर है, शहर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है। 7 मजीद जाने गुज़श्ता 24 घंटे का डेटा हमारे पास मौजूद है। 86 वेंटिलेटर पर मुंतकिल हुए हैं। शहर में अमवात की मजमूई तादाद 1338 हो गई है। 143 नए मरीज कल के दिन की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट हुए हैं, यानी मरीजों की तादाद बढ़ रही है। और बारहा जो कहा जा रहा है कि एहतियात करें, वो हमें कहीं होती नजर नहीं आ रही है। ये ग्राफ आपके सामने चल रहा है और फिगर्स आपको बता रहे हैं रोजाना कितनी अमवात हो रही हैं, कितने मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं, कितने मरीज जो हैं वो उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, वेंटिलेटर्स पर कितने मरीज हैं। ये बताने का, दिखाने का मकसद क्या है कि आप भी एहतियात करें, अपने आप को महदूद रखें और महफूज रखें। जी राव साहब। देखिए, कोविड की जो सेकंड वेव है ये खासी ख़तरनाक है और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। हर रोज़ पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, बल्कि अब कीमती जानों का ज़िया जो है वो हम देख रहे हैं कि जो 2, 3, 4 हुआ करती थी वो 8, 10 और इससे भी ज़्यादा 12, 13 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। तो इससे बचने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। इससे ज़्यादा क्या बात करें कि छुट्टियाँ हैं और छुट्टियों को पिकनिक की बजाय आप मुनासिब यही है कि अपने घरों में ही गुजारें और अपने आप को जितना सिक्योर कर लेंगे और उतना ही बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। ऐसा भी नहीं है राव साहब, क्योंकि अभी वैक्सीन का कुछ पता नहीं है। अब आपको इसके साथ ही जीना है, इसके साथ ही अपने मामलात निपटाने हैं। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप घरों तक रहें। अभी क्योंकि केसेस बढ़े हैं तो थोड़ी सी एहतियात इस तरह से की जा सकती है कि जहां कहीं बहुत जरूरी है जाना वहां आप जाएं, गैर जरूरी तौर पर ना जाएं। और अगर आप जा रहे हैं तो ये किया जा सकता है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs का ख्याल रखें। जब ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी तो बार बार ये चीज कहा जा रहा है कि अब हमें इसके साथ ही रहना सीखना है ना। आप ये मत कहें कि अगर केसेस कम हुए हैं तो आप एक बार फिर से बिल्कुल लापरवाही का सबूत दें। हमने ये किया तो दोबारा केसेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से हम अब केसेस में इजाफा भी हो रहा है। और उसके बाद हमारी जो सियासी सरगर्मियां हैं इसमें तो बिल्कुल हम अपोजिशन से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा का नाम लें और अब कम अज़ कम
इस एक्टिविटी के बाद कोई कम से कम 20 दिन तो ज़रूर दें जिसमें कोई एक्टिविटी ना रखें, ताकि लोग अपने आप को एक दूसरे से अलग भी रख सकें। और जो आप मजमे इकट्ठे करने का तो सियासी इज्तिमात चूँकि पाबंदी है, और इस ये पाबंदी आप पर भी लागू होती है, इसको सियासी नज़र से ना देखें, इसको कौमी धारे में देखें। और कौमी लीडरशिप का तकाजा यही है कि आप एहसास करें, हालात की नज़ाकत को समझें। अब आपने पीडीएम की बात कर ही दी है तो इस तरफ आ जाते हैं। यकीनन आपके पास तो वसाइल हैं, आप किसी भी जगह से इलाज करवा सकते हैं, लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी इस्तात नहीं है। खैर, ये ग्राउंड रियलिटी देखते हुए भी ऑपोजिशन मुसलसल अपनी हिकमत अमली जो है वो आगे लेके चल रही है, और पीडीएम की हुकूमत मुस्ताफी होने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन, कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत कर दी। ये ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर कर दी है। हाँ, इसमें एक गैप तो आ गया, कम से कम इसमें अगर कोई सियासी सरगर्मी अपने तक ही महदूद मीटिंग्स होंगी राव साहब उस दौरान, अगर हम दोबारा देखें कि लोगों के मजमे इकट्ठे करके पब्लिक मीटिंग से और पब्लिक असम्बली से आप इज्तनाब करें तो बेहतर है। एहतजाज और जो इसके तो नुकसानात ही नुकसानात हैं। माजी में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस तरह के काम करती थी, लॉकडाउन करती थी, तो हम उस वक्त भी क्रिटिसाइज करते थे कि ये आप अपना जो आपके अपने इश्यूज हैं, आपकी पार्टी के जो इश्यूज हैं, इक़्तिदार के जो इश्यूज हैं, उनमें अवाम की ज़िंदगी को अजीरन मत करें। आप सड़कें ब्लॉक करते हैं, एम्बुलेंसेस भी उसमें उसका शिकार होती हैं। आप एहतजाज करेंगे तो लोगों के लिए और ज्यादा मसाइल पैदा करेंगे, क्योंकि एहतजाजों से राव साहब और कुछ हो ना हो, कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। और पहले ही कारोबार इस पॉइंट पे आके जब हम ऑपोजिशन की बात करते हैं, हुकूमत की बात करते हैं, तो मैं इन दी एंड हमेशा लोगों को कहती हूँ कि वो भी इस चीज को समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। अगर आप कहते हैं कि आपके कारोबार तबाह होकर रह गए, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका अपना रोल भी होता है। आप चीज़ों को समझ नहीं रहे, अंडरस्टैंड नहीं करे, जिसका नतीजा सही नहीं निकल रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कोविड की वजह से जहां बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, बल्कि हम कहें कि हर लाइफ के सेगमेंट में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आए हैं जिनको अब परमानेंट हमें अपनाना होगा। वहीं पर वो लोग जो कि ट्रैवल करते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, उनके लिए भी खुसूसी गाइडलाइन है। कौन कौन सी ममालिक में जाने के लिए क्या क्या उन्हें एहतियात करनी है, क्या क्या उसके लिए शेड्यूल होगा, क्या क्या चीज़ें उनके लिए आसानी पैदा कर सकती हैं, ये डिस्कस करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब आप बाहर जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आपकी मुश्किल आसान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद है, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। नवीद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हेड ऑफ ट्रैवल 92 है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से मुसाफिरों को सहूलियात मिल सकती हैं, कोविड की वजह से क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, जिन मुसाफिरों ने मुल्क से बाहर जाना है उनके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है, उन तक मालूमात पहुँचाना ज़रूरी है। तो हम अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या हाल चले आपका? थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से स्टार्ट कर लेते हैं कोविड की वजह से ही जो तब्दीलियां आई हैं। पहली लहर में हमने देखा कि बहुत ज्यादा चीजें महदूद हो गई। अब जब दोबारा से कोविड ने एक दफा सर उठाना शुरू कर दिया है, तो वो चीजें कुछ ना कुछ प्लान करके रखी गई हैं। ऑब्वियसली आप कितनी देर तक चीजों को बंद कर सकते हैं। अब ये जो प्लान करके चीजें रखी गई हैं, मुसाफिर जिन्होंने सफर करना है, दूसरे ममालिक में जाना है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं उनके लिए? अच्छा, हुआ ये कि जब सेकंड वेव आई है ये कोरोना की, तो उसके दौरान में लोगों ने इसके साथ रहना भी सीख लिया है जी, और उनको अब ट्रैवल एसओपीज जो फॉलो करके बाहर जा रहे हैं वो, और ट्रैवलिंग में अब थोड़ा सा जो है वो रिबाउंड हुआ है जी जी फर्स्ट वेव के बाद में। तो अब यही है कि जब वो बाहर जा रहे हैं तो वो हर कंट्री के अलग अलग रूल्स हैं, उनको फॉलो करें। जाने से पहले पूरा ट्रैवल गाइड चेक करें उनका, प्रॉपर एक ट्रैवल एजेंट जो सर्टिफाइड एजेंट हैं उनसे कांटेक्ट करें वो, ताकि उनको प्रॉपर वो गाइड कर सकें जाने के लिए बाहर। सही सही, और यही मकसद था आपको बुलाने का भी, कि कम से कम लोगों तक हम ये मालूमात पहुंचा सकें कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन जो है वो ट्रैवल एजेंट वही दे सकता है जिसके पास तमाम मुस्तनद मालूमात हो। तो कुछ शेयर कीजिएगा, वो कौन सी चीदा मालूमात हैं जो आप कहीं भी बैरून मुल्क जा रहे हैं, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है? जी बिल्कुल, बैरून मुल्क के लिए अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे क्वारंटाइन है। ठीक है, एक तो वो चेक करना पड़ता है लोगों को कि अच्छा, इससे लोग खौफजदा भी हो जाते हैं एकदम जब सुनते हैं कि पता नहीं कहाँ हमें लेके जाया जाएगा। जी, अब फिलहाल तो बॉर्डर्स काफी क्लोज हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो ओपन होते जा रहे हैं, जो कि आने वाले अपकमिंग मंथ में मजीद वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जाने के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि आप वहाँ जहाँ जा रहे हैं, जैसे यूके जा रहे हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन कितना है,
लास्ट टाइम में ये 14 डेज था, कल से 10 डेज पे आ गया ठीक और मजीद यूके में रिडक्शन होते जा रही है, सही, जो कि 5 डेज में आ जाएगी जनवरी में। सही, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, जाने के लिए जब आप जाते हैं पीसीआर करवाते हैं, यहाँ से जब उतरते हैं वो फिर पीसीआर आपका करते हैं, देन आप क्लियर होते हैं वहाँ से। सही, सही। अभी कनाडा भी जो अपने बॉर्डर ओपन करने जा रहा है, मगर कनाडा का ये होगा कि आप यहाँ से ट्रैवल करने से पहले पीसीआर करवा रहे हैं, देन जब आप उतरेंगे वो पीसीआर करेंगे, अगेन आपका 3 डेज के बाद फिर वो पीसीआर करेंगे, ठीक है, और देन आप क्लियर है वहाँ पे सही। जो विजिटर्स होंगे। सही। अच्छा, अब विजिटर्स के लिए इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये सेफ्टी मेजरमेंट है जो आपको फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल। इसमें पैसेंजर्स का भी फायदा है, जिस जगह पे जा रहे हैं उन लोगों का भी फायदा है, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। और इसमें आपको खुद जो है वो ताउन करना है, क्योंकि इससे आप भी महफूज रहेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, हर चीज हमने कोविड की वजह से डिस्टर्ब देखी है, तो ट्रैवल ट्रेड पर भी कोरोना के असर? ट्रैवल ट्रेड पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा असरात मुरतब हुए हैं क्योंकि ट्रैवल ही बंद हो चुका था, बाकी कुछ कारोबार थे वो तो आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट हो चुके थे, मगर ट्रैवल ट्रेड बिल्कुल डेड हो चुकी थी। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होना था कि कुछ हुकूमत ने भी सपोर्ट किया या नहीं किया? गवर्नमेंट ने उसमें बिल्कुल कुछ सपोर्ट नहीं किया, इवन के बाहर कुछ कंट्रीज में उनको सपोर्ट किया गया, ट्रैवल एजेंट्स को, ट्रैवल ट्रेड को। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसमें सपोर्ट नहीं किया कुछ उसमें। सही, यानी ऑलरेडी इस पेंडेमिक की वजह से मुश्किलात थी, और उस पर फिर आपको अगर सपोर्ट भी कहीं से नहीं मिली है तो वो मुश्किलात ज्यादा हो जाती है। ट्रेड थी जो स्टिल अभी तक क्राइसिस में है, जब से कोरोना आया पाकिस्तान में या दुनिया में आया, ये ट्रेड तब से क्लोज है और अभी तक ये स्टिल क्लोज चल रही है, अभी तक क्लोज। और बहुत जहां कहीं पे भी चल रही है वहां पर आपके लिए सेफ्टी मेजर्स इस कदर ज्यादा हो गए हैं कि आपका फोकस उस चीज पर हो गया है कि अब हमने हर चीज जो है वो प्रॉपर रखनी है, बेस्ट रखनी है। अच्छा, इस पे बहुत ज्यादा जरूरी ये चीज भी होता है कि आपने जो मुसाफिर हैं, जो लोग आपके पास आ रहे हैं गाइडलाइन लेने के लिए, उन्हें भी डिटेल में ये सब चीजें बतानी है। बिल्कुल, ये ट्रैवल एजेंट्स का काम है बहुत, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रैवल के लिए, कि जो भी आपके पास क्लाइंट आ रहा है उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसे एक एक चीज के बारे में गाइड करेंगे, क्योंकि लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता। सही। अब तो काफी ज्यादा वो भी चेक कर लेते हैं, मगर ट्रैवल एजेंट्स का काम है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, उन्हें गाइड करना जिस जगह पे जा रहे हैं वहां के हवाले से, उनका टेस्ट को गाइड करना किस लेबोरेटरी से होगा। हर एयरलाइंस के डिफरेंट लैब्स हैं जाने के लिए, सही। तो ट्रैवल एजेंट्स प्रॉपर इसमें गाइड करते हैं। अच्छा, कंपैरेटिवली ये कोविड के बाद की सूरत हाल, कोविड के साथ जो हम ट्रैवल की सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है दूसरे ममालिक के साथ अगर हम देखें तो? अच्छा, पाकिस्तान में देखा गया कि ट्रैवल का पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा है पाकिस्तान में जाने के लिए बाहर कहीं भी, क्योंकि उससे आप देखें कि नई एयरलाइंस पाकिस्तान में आ रही हैं, उसी हवाले से आ रही हैं। ब्रिटिश एयरवेज आ गई है, वर्जिन अटलांटिक एयर आ गई है, जो कि पहले नहीं थी पाकिस्तान में। जी, कल फर्स्ट उसकी फ्लाइट आई है वर्जिन अटलांटिक की, और पाकिस्तान में डोमेस्टिक नई एयरलाइन एयर सियाल भी स्टार्ट हो गई है। पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में ट्रैवलिंग के लिए। जैसे ही ये बॉर्डर्स ओपन होंगे, 10 मिलियन पीपल जो बाहर जॉब करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, जो पाकिस्तानी हैं, तो उनका आना जाना, फैमिलीज का उनका आना जाना, फिर विजिटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। तो होपफुली ये जो 2021 आएगा उसमें चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी, लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ SOPs के साथ रहना सीख लेंगे, जो कि जरूरी चीज है। जरूरी चीज है ऑब्वियसली। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मुजाहरा करते हैं कि आप अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं, अपनी जान से आगे तो कोई चीज नहीं ना होती जो खुद की रिस्पांसिबिलिटी सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब ये कोविड की सिचुएशन है, लोग प्लान करते हैं जिन्होंने वैसे भी जाना है या कामों के सिलसिले में भी जाना है, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने प्लान करके जाना होता है, किन किन ममालिक में वो जा सकते हैं, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, वहां के रूल्स क्या क्या हैं? जी, अभी जैसे कि UAE ओपन है, UAE आप ट्रेवल कर सकते हैं, और उसके अलावा UK है। अच्छा, इस पे UAE भी था कि आपके पास दुबई जाने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट भी कहा गया था जी, 2000 दरहम आपके पास लाजमी मौजूद होने चाहिए, क्यों? होटल कंफर्म होना चाहिए। उसकी रीजन ये थी कि लोग यहाँ से विजिट वीजे पे ट्रैवल करते हैं और वहां पे जाके जैसे कि जॉब सर्च कर रहे हैं और उनके पास कोई अमाउंट ऐसी नहीं है पास रहने के लिए, सही, इसलिए उन्होंने ये लाजमी शराइत रख दी है कि आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपके पास होटल की बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, वहां पे रहने के लिए जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उतनी आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। 2000 दरहम आपके पास कैश फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। अब ये जो सब डिटेल्स आप बता रहे हैं, इसमें ट्रैवल एजेंट का रोल बहुत अहम होता है, ये चीजें बताना, ये सब चीजें प्लान करके देना, और फिर एज इट इज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है, लोगों को चाहिए कि जब भी वो ट्रैवल करें, एक सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंट जो है, जो इतना कॉम्पिटेंट है कि उनको हर चीज प्रॉपर गाइड कर सके, उसके थ्रू ही ट्रैवल करें। सही। UAE के अलावा बताइएगा आप। UAE के अलावा UK ओपन है जी। UK में उन्होंने जो पॉलिसी नहीं कर दी है क्वारंटाइन
की वो 10 डेज कर दी है आज से। और यूके के अलावा यूएसए में ट्रैवल हो रहा है, और यूएसए में क्वारंटाइन की पॉलिसी कोई नहीं है, मगर वो यहाँ से भी नेगेटिव पीसीआर लेके जाते हैं, वहां पे भी वो चेक कर लेते हैं, देन यू आर फ्री। सही। और मेरी प्रोड्यूसर साहिबा की भरपूर फरमाइश पे टर्की का भी बता दें क्या प्लान है। जी, टर्की में ट्रैवल इस वक्त टर्की ही एक हॉटस्पॉट है ट्रैवल्स के लिए। चलिए आयशा, आपके लिए तो ये गुड न्यूज है। जी बिल्कुल, टर्की लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस्तांबुल और बाकी जितने भी उसके सिटीज हैं उसमें बहुत ट्रैवल होता है। सही। उसके लिए नॉर्मल शराइत वही चल रही है, कुछ नहीं है, वीजा भी इतने स्ट्रिक्ट उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉलो, जो लोग इजीली है वो वीजा आपका हो जाता है और टर्की ही ट्रैवल आप कर सकते हैं। टर्की बल्कि एमिरेट्स आप जो ऑपरेशन सस्पेंड किया है टर्की के लिए वो भी 17 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। सही। एमिरेट्स जो चलें जी, ये तो जो लोग टर्की जाना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अच्छा, अब कोविड की सिचुएशन कब संभलने वाली है, कब हम इससे बाहर निकलेंगे, ये तो अभी कुछ कहना कबल-अज़ वक्त होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। हम लोगों को कह रहे हैं कि अब अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बना लें कि इसके साथ जीना सीख लें। अब जब हमने अपने मुल्क से कहीं बाहर जाने ना, तब इसका डर भी एक हो जाता है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा जो है वो अदा करनी पड़ती है। मुझे बताइएगा, खास तौर पे मैं बात कर लेती हूँ उम्रे के हवाले से, जिन लोगों ने जाना है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, सभी लोग प्लान कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग अब इसकी वजह से इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ इसकी मुझे डिटेल बताइएगा ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको फायदा। उम्रा रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, अभी नवंबर के एंड में स्टार्ट हो चुका है, मगर उम्रे के जो इतने एसओपी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अभी लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि अब वैक्सीन स्टार्ट हो चुकी है जी, यूके में स्टार्ट हो गई है, यूएसए में हो गई है, कनाडा में भी कल से स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी यहाँ पे सऊदी अरब में भी इंशाल्लाह हो रही है। अच्छा, उसके बाद से फिर लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे। अभी ये है कि अभी आपने अगर उम्रे के लिए ट्रैवल करना है तो आपको सबसे पहले 3 दिन वहां पे क्वारंटाइन होना पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट में, ठीक है। और उसके अलावा आप ज़ियारात भी नहीं आजकल ओपन की हुई है, ज़ियारात भी क्लोज हैं। उम्रा करने पे भी काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप एक दफा कर सकते हैं। सही। तो इंशाल्लाह जनवरी में मजीद ये थोड़ा सा जो है ना वो रिडक्शन हो जाएगी इनमें भी। सही जी, जनवरी में इसमें जो है मजीद जो रूल्स अभी हमें सख्त नज़र आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन नज़र आएगी तो चीज़ें मजीद बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा मुझे एक और बहुत अहम चीज़ है, जो लोग डीपोर्ट होते हैं उनका क्या प्रॉपर तरीका, क्या स्टैंप वगैरह कोई लगाई जाती है? डीपोर्ट जो होते हैं ना उसमें बहुत सी रीजंस होती हैं कि आपकी एक तो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होती। डॉक्यूमेंटेशंस में आपको बहुत इशू आता है कि आपके पास चीजें कंप्लीट नहीं है और आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंट्स ने टिकट बना दी, ट्रैवल एजेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है गाइड करने के लिए इन लोगों को, बिल्कुल कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस चेक करें। देन एयरपोर्ट पे तो चेक होती ही होती हैं, मगर कुछ कंट्रीज के अपने रूल्स होते हैं जहां पे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो उतरने के बाद पता चलते हैं आपको। जो मुसाफिर है अगर फर्स्ट टाइम कहीं जा रहा है उसको तो नहीं पता, ट्रैवल एजेंट का यहाँ पे रूल जो है वो ज्यादा आ जाता है। जी बिल्कुल सही। तो उन्हें बहुत जरूरी होता है कि वो सबसे पहले चीजें चेक करें ट्रैवल एजेंट से, अपने तौर पे भी चेक कर लेते हैं वो, इसी वजह से डिपोर्ट होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस का इशू होता है और कुछ नहीं इसके अलावा होता, या कोई हिस्ट्री उनकी थोड़ी सी खराब होती है वो वीजा लेने में या वहां पे ट्रैवल करने के बारे में। कुछ लोग ओवर स्टे होके ऑलरेडी आ चुके होते हैं वहां से, उनको भी डिपोर्ट कर देते हैं वो। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं सही जिसके बिना पे लोग डिपोर्ट होते हैं। सही, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग डिपोर्ट होते हैं। उसमें ट्रैवल एजेंट का भी रोल होता है और मुसाफिर को खुद भी थोड़ा सा विजिलेंट होकर चीजें पूछनी चाहिए, ज्यादा गौर व फिक्र करनी चाहिए। बरतानवी एयरलाइन का जो कल बाकायदा फ्लाइट लेके पहुंची है, मुझे बताएगा इससे फायदा किस तरह? बहुत जबरदस्त है, ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि इसमें जब एयरलाइंस में कंपटीशन होता है तो अल्टीमेटली इसमें फायदा जो होता है पैसेंजर्स का होता है, बिल्कुल पैसेंजर्स का फायदा होता है। उन्हें अच्छे एक तो रेट्स मिल जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, प्लस उनके मल्टीपल चॉइसेस होती हैं ट्रैवल्स के लिए। बरतानिया का बहुत पैसेंजर है हमारे पास, शायद 3rd कंट्री है यूएई और सऊदी अरब के बाद बरतानिया में ट्रैवल होता है पाकिस्तान से, बहुत ज्यादा होता है। और उसके लिए ये बेहतर हो गया कि अब एयरलाइंस आ गए हैं, फेयर्स कम हो गए हैं, लोगों के पास चॉइसेस ज्यादा हो गए हैं, प्लस डायरेक्ट फ्लाइट है वो। पीआईए थी, पीआईए एयरलाइन थी जो अपना ट्रैवल हमारा होता है डायरेक्ट के लिए, मगर लोग प्रेफर करते हैं ब्रिटिश एयरवेज को, वर्जिन अटलांटिक को, तो ये बहुत अच्छा साइन है ये पाकिस्तान के लिए। अच्छा, डोमेस्टिक परवाजों के हवाले से भी जो कल एक नई फ्लाइट इसमें ऐड हुई है, बिल्कुल इसके बारे में भी बताइएगा, इससे क्या फायदा होगा? एयर सयाल में सेम वही मैं आपसे दोबारा ये बात करूंगा, कंपटीशंस में फायदा पैसेंजर्स का होता है, चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं। और एयर सयाल एक अच्छे, सियालकोट वालों ने अपनी एक एयरलाइन ट्रेड वालों ने साइज स्टार्ट किया ये, जो कि अच्छी चीज है, और आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरनेशनल भी कोई आफ्टर 2 इयर्स हो जाएगी। चलिए जी, ये चीजें डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपको घर बैठे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इसमें ट्रैवल एजेंट्स का भी रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो नवीद साहब हमारे पास मौजूद हैं, इनसे जाते जाते एक मैसेज आप लोगों के लिए ले लेते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। ट्रैवल एजेंट का इंतखाब
प्रॉपर करना बहुत जरूरी कितना जरूरी है, मैसेज एक हमारे नाज़रीन तक दे ट्रैवल दीजिएगा। एजेंट का इंतखाब करना इतना ही जरूरी है जितना आपने ट्रैवल करना जरूरी है आपके लिए। अगर आप ट्रैवल किसी जगह पे भी कर रहे हैं और आपके ट्रैवल एजेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस जगह की इन्फॉर्मेशन नहीं है या वहाँ के रूल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर तरीके उस से जब आपको एयरपोर्ट नहीं पे गाइड कर पाएगा तो फिर आपके लिए उस मुश्किल एयरपोर्ट पे उतरने आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा मेरा यही ये कहना है कि जब भी आप ट्रैवल करें, आपको पता हो कि ट्रैवल एजेंट जो है वो इतना कॉम्पिटेंट है, वो आपको गाइड कर रहा है प्रॉपर, आपके पास उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है उस जगह की, और वो देन आप उसके बाद ट्रैवल करें। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जिस तरह से आप डॉक्टर पे रिलाय करते जी, हैं ना, बिल्कुल। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैवल एजेंट से मिलती है, आपने उसी पे रिलाय करना होता है। खैर नवीद मलिक साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। Thank you आई जी। होप कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा जी, सके। थैंक यू बिल्कुल, सो मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही स्पेशल चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में डॉक्टर इरफान सिद्दीकी की निगरानी में एक पट्टी तैयार की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी का अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया गया है और 1 साल की मुसलसल मेहनत के बाद माहिरीन अद्वियात ने घुल जाने वाली पट्टी इजाद की है। ये पट्टी खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए तैयार की गई है, तो मेरे ख्याल से ये एक ब्लेसिंग है शुगर के मरीजों के लिए। अब इस पट्टी की तैयारी में कितनी मेहनत थी, इससे शुगर के मरीजों के लिए क्या फायदा होगा, एक्चुअली ये शुगर के मरीज कब इस्तेमाल कर सकेंगे, मार्केट में कब अवेलेबल होगी, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी, डॉक्टर इरफान सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो पट्टी तैयार की गई है, इसका आइडिया कैसे आया, कब ये सोचा और कब इस पर काम शुरू किया? बेसिकली जो अगर हम शुगर के पेशेंट्स को देखें तो उन पेशेंट्स में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है कि उसमें वूंड जो है उनको अल्सर डेवलप होता है, वो हील अप नहीं होता। वो हील अप क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड वेसल्स थिन हो चुकी होती हैं, वहाँ पे ब्लड इटसेल्फ थिक हो चुका था, वहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। तो ब्लड सप्लाई को प्रॉपर ना होने की वजह से एक नेचुरल मैकेनिज्म है अल्लाह ताला ने डेवलप किया कि एज लॉन्ग एज द ब्लड इज देयर, तो वहाँ पे वो हीलिंग मैकेनिज्म प्रमोट करेगा। वो सही, तो ब्लड नहीं पहुंचता वहां पे, इस वजह से वहां पे हीलिंग मैकेनिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसके लिए हमने क्या किया कि एक ऐसा, और दूसरा ये प्रॉब्लम थी कि जब पट्टी लगाई जाती है डायबिटिक वुंड हीलिंग के लिए बेसिकली पेशेंट्स को, तो पट्टी जब भी हम उतारते हैं, यू माइट हैव एक्सपीरियंस कि जब हम उतारते हैं तो उसके साथ स्किन का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, और वो बड़ा तकलीफ अमल है पेशेंट के लिए भी इटसेल्फ, कि जितनी देर में वो हील अप हुआ उतनी देर में ही आपने मे बी सम 20% हील हुआ, 10% सेटम को नहीं हुआ, उसका जो पार्ट है उसके पट्टी के साथ ही आ गया। लेकिन हमने ये पट्टी एक ऐसी, मकसद भी यही था कि हम एक ऐसी चीज़ ईजाद करें, ऐसी चीज़ बनाएं कि वो वहाँ पे खुद ही अब्जॉर्ब हो, ना कि पेशेंट को उधर से उतारनी पड़े, वो एक पेन के प्रोसेस से गुजरे। तो हमने क्या किया कि डिफरेंट पॉलीमर्स के कम्बिनेशन से ये एक ऐसा फिल्म पहले प्रिपेयर की, उसको हम अपनी जुबान में फिल्म बोलते हैं पट्टी को बेसिकली। सही। तो वो फिल्म बनाई, फिर हमने दूसरा मकसद था कि हमारी जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, वो मैक्सिमम टाइम तक वहाँ पे रहे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि नैनो पार्टिकल प्रिपेयर किए अपनी ड्रग के, जो वो नैनो पार्टिकल के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो उस जो वुंड साइट है उसके ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं। सही। जब एड्सॉर्ब हो जाते हैं तो वो वहाँ रहते हैं फॉर लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम, ताकि पेशेंट 2 से 3 दिन तक ये अमल जो है वो पट्टी रहे वहाँ पे, वो खुद से अब्जॉर्ब हो, और वो मेडिसिन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सस्टेन रिलीज, जिसे हम अपनी मेडिसिन की लैंग्वेज में बोलते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ से रिलीज हो, रादर के वो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको पट्टी चेंज करनी पड़े। अच्छा, कौन कौन से मरीजों को ये आप रिकमेंड करते हैं, कब उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? नॉर्मली हम अगर कोई पट्टी लगाते हैं तो उसको जल्दी उतारते ही नहीं है, उसके लिए ऑब्वियसली कोई एहतियात भी बहुत ज्यादा जरूरी होगी, तो कहिएगा इस हवाले से। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें एहतियात के हवाले से ये बताता चलूँ कि इसमें जब, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम पट्टी नॉर्मली वुंड के ऊपर करते हैं तो हम उसको देख नहीं पाते कि वुंड की सिचुएशन किस तरह की है, क्या ऐसा तो नहीं है वहाँ पे पस प्रोड्यूस हो गई हो या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई हो। तो ये जो पट्टी है इट इज ट्रांसपेरेंट, सो वी कैन सी थ्रू दैट व्हाट इज गोइंग ऑन टू द वुंड, वुंड को क्या बेसिकली हो रहा है, वुंड की क्या पोजीशन इस वक्त, तो वो ट्रांसपेरेंट है।
पेशेंट खुद भी या इटसेल्फ उसका जो केयर टेकर है वो देख सकता है कि उसकी क्या हालत है जख्म की इस वक्त। सही। तो ये बेसिकली इस हवाले से बाकी एज कम्पेयर टू द जो अदर पट्टी हैं, मतलब हमें जो उसके बैंडेज करनी पड़ती है, ये हवाले से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। तो मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि इसको कितने टाइम पीरियड में तैयार किया गया, किन किन लोगों की मेहनत थी, और फिर सबसे बड़ा सवाल कि ये मार्केट में कब आएगी? अच्छा, तैयार करने में मतलब ऑब्वियसली एज ए सुपरवाइज़र हम रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज में। हमारे वीसी साहब जो हैं उनका एम, हमारे डायरेक्टर साहब का डॉक्टर ताहिर महमूद साहब का, डॉक्टर नसीम साहब जो वीसी हैं, इवन हमारे जो डीन हैं डॉक्टर हबीब साहब, उनका विजन ये है कि वी शुड प्रमोट द रिसर्च। सो उसमें वो एंड वी गो फॉर द अप्लाइड रिसर्च बेसिकली, जो कि हम अप्लाइड कर सकें। और इसका मोर और वन मोर थिंग मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, इसका मैंने पेटेंट भी अप्लाई कर दिया है पाकिस्तान में, ताकि मतलब मीनवाइल इसके जो पेटेंट है राइट वो मुझे मिल सके। तो इसमें हमें तकरीबन कोई साल से ज़्यादा अरसा लगा इसको प्रिपेयर करने में। कोई हमने 50 डिफरेंट फार्मूलेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किए, उनमें से इस एक को सिलेक्ट किया हमने कि दिस इज द बेस्ट ऑप्टिमाइज फॉर्म। तो उसको आगे फर्दर जो है वो हमने यूज़ किया, फर्दर टेस्ट उसके परफॉर्म किए। और मार्केट में आने के लिए जहाँ तक आपने बात की है, इट रिक्वायर क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि मेडिसिन जब बन जाती है ऑब्वियसली व्हेन द ह्यूमन बीइंग आर इन्वॉल्व, तो वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द सेफ्टी, कि सेफ हो, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई और ऐसा तो नहीं है कोई और उसकी वजह से मतलब एक हम ट्रीट कर रहे हो। अच्छा, लेकिन इसके लिए कितना टाइम दरकार होता है? क्योंकि ये एक अच्छी चीज है, लोग फिर इंतजार करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जी ये एक बहुत जबरदस्त चीज है, मार्केट में आ जाएगी, तो लोगों के जल्दी से ये मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, कब मिलेगी, इसका फायदा क्या होगा। तो मुझे बताएगा ये जो ट्रायल का अमल है ये कितनी देर का होता है? बेसिकली ये जो ट्रायल हैं ये 4 फेजेस हैं इसकी ट्रायल के, फेज 1, फेज 2, 3 एंड 4। फेज 1 में हम हेल्दी वॉलंटियर, जो हेल्दी लोग हैं, उनकी स्किन के ऊपर ये अप्लाई करते हैं, देखते हैं ऐसा तो नहीं है कि सेंसिटिव ना हो, इरिटेशन ना हो उसकी वजह से। जी 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 बिल्कुल। उनमें वो डाटा कलेक्ट करते हैं। जब वो हैंडसम डाटा हमारे पास आ जाता है, फिर हम मूव होते हैं डिजीज पेशेंट्स की तरफ, उनको टारगेट करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। एक नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें एक चाहिए होते हैं डाटा, उनसे जब हमें मिल जाता है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री इसको लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करती है, और जब लार्ज स्केल पे प्रिपेयर होते हैं उसके दौरान भी डाटा कलेक्ट किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, तो नॉर्मली इसके लिए कितना टाइम ड्यूरेशन, लोग कितना इंतजार करें? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इफ आई विल गेट द फंडिंग, अगर मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ, इट विल टेक मिनिमम अ ईयर। ठीक है जी, तकरीबन 1 साल का इसमें लग सकता है। अच्छा, पट्टी के बारे में मैंने अभी ये पढ़ा, ये ट्रांसपेरेंट है, इससे आप जख्म की नौयत, उसकी हालत भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। जी बिल्कुल। ये इसमें हमारा मकसद, मतलब जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया था, मकसद यही था कि हम पेशेंट, क्या होता है कि जब पट्टी लग जाती है, पेशेंट से कहा जाता है 2 दिन बाद आएँ, 3 दिन बाद आएँ। इसमें थोड़ी सी एक वे बैक अगर मैं जाऊँ अपनी, ड्यूरिंग माय फार्मेसी, एक मेरे साथ मतलब मैंने एक इंसिडेंट होता देखा कि एक बाबा जी एक हॉस्पिटल में आए, तो उनको फ्रैक्चर था, ही वाज डायबिटिक, उनको फ्रैक्चर हुआ, तो उनको पट्टी करके माइनर ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी वालों में शिफ्ट कर दिया गया। सर्जरी वालों ने कहा नहीं, हमारा पेशेंट नहीं है, जिस तरह नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सम टाइम होता है। तो वो अनअटेंटिव रहे, वार्ड में शिफ्ट हुए, तो उनकी इस वजह से मतलब वो सी थ्रू नहीं कर सके, देख नहीं सके कि उसकी जख्म की हालत किस तरह की है, तो वो उनकी टांग काटनी पड़ी। और यही प्रॉब्लम होती है शुगर पेशेंट को भी, कि उनके जो भी पार्ट है जहाँ पे वुंड डेवलप हो चुका होता है। अभी ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट मैनी मैसेजेस कि ये प्रॉब्लम चल रही है। कुछ की पिक्चर्स मैंने रिसीव की कुछ लोगों की जो मेरे जानने वाले थे, तो वो बेसिकली उनका वो नाखून, उनका वो पार्ट काटना पड़ता है, क्योंकि वहां से वो प्रिवेल कर देते टू द अदर पार्ट। तो उससे पहले कि वो चीज़ जो है वो दूसरी जगह पे फैले, उसका वो एम्पुटेशन की तरफ हम जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए बेसिकली अच्छा, ये आपने जैसे कि जिक्र किया कि अभी जो आपने पूरा वो सुनाया कि इस तरह से जख्म पे पट्टी, कौन कौन से ऐसे जख्म हैं जिस पे ये पट्टी रिकमेंड की जा सकती है? बेसिकली हमने जो मेडिसिन भी यूज़ की है वो डायबिटिक वुंड को हमने बेसिकली टारगेट किया। वुंड आर मैनी डिफरेंट टाइप्स, लेकिन हमने जो टारगेट अभी फिलहाल किया वो डायबिटिक वुंड को किया। इससे आगे फर्दर जो हमारा प्लान है वो ये भी है कि हम सिंपल, या भी मतलब पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। हमें एक फिल्म ऑलरेडी हम परचेज करते हैं बाहर से, डिफरेंट कंपनी है, टैगाडर्म है, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। लाइक अगर एक इसकी प्राइस भी अगर हम देखें तो इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। बाहर से इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उसमें ये है कि वो उसमें मेडिसिन नहीं है, जस्ट वो एक, और ना ही उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि सेल्फ जो है वो डिजोल्व हो वहाँ पे।
तो हमने सही। ये सेल्फ डिसॉल्विंग फिल्म वहाँ प्रिपेयर की है। सही, मुझे ये बताइएगा मार्केट में अवेलेबल तो कब तक होगी? ये आपने बता दिया। प्राइस से लोग बहुत कंसर्न होते हैं कि अगर कोई इतनी ज़बरदस्त चीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तो इसकी प्राइस मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकती है? अभी जो हमने मतलब लैब स्केल पे ओबियसली हमने प्रिपेयर किया, केमिकल हमने इंडस्ट्री से जो है वो कुछ ने हमें गिफ्ट किया, कुछ हमने परचेज़ किया। तो उसका अगर एस्टिमेट करें तो 3 जो पट्टियां हैं, क्योंकि ज़ख़म छोटा है या बड़ा है उसकी नोयत के हिसाब से अगर 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का अगर एरिया है उसकी फिल्म हम प्रिपेयर करते हैं तो ये 3 पट्टियां तकरीबन 500 में हमें कॉस्ट करेंगी, 500 सही, और मेरे ख्याल से ये कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं है। कोई मैसेज आप देना चाहें देखने वालों को? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जो वूंड है बेसिकली क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या होती है कि अनअटेंटिव रहते हैं पेशेंट्स या उनके जो इटसेल्फ जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो नहीं देख पाते, वो नहीं देखते कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। आस्ता 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 फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अनअटेंटिव रहने की वजह से वो एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो बेस्ट ये है कि जो ओल्ड एज पेशेंट हैं, जो घरों के अंदर हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको हम रेगुलरली चेकअप करें, उनके जो स्पेशली उनके जो फुट है उनको चेक करें कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई जख्म डेवलप हो रहा हो, कोई स्कार बन रहा हो, तो उसको प्रॉपर्ली इन टाइम जो है वो मॉनिटर किया जाए। सही, यानी अच्छी चीज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये लगी है कि जहाँ पर आप इस पे काम करें वहीं पर आप साथ साथ एहतियात के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। जी तो नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और मेरे सामने आप देख सकते हैं हिमानी की कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और क्योंकि मौसम की तब्दीली के असरात की वजह से सभी लोग परेशान रहते हैं और अगर आप रिलीफ हासिल करना चाहते हैं सर दर्द से, इसके साथ साथ मौसम की तब्दीली के असरात जिसमें जी आपको नाक बहना शुरू हो जाता है, ठंडेपन का एहसास होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सर भारी हो जाता है, तो इसमें हिमानी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो रिकमेंड की जाती हैं क्योंकि इसके नताइज 100% हैं, बहुत ही ज़बरदस्त 100% कुदरती अशिया का इस्तेमाल करते हुए ये बनाई गई हैं। और वो लोग जो कि परेशान हैं मौसम के असरात की वजह से उनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगी। हिमानी के ऑयल यहाँ पर मौजूद हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। सोजिश और नाक में जो आपको खारिश महसूस होती है, जुकाम का इशू हो जाता है, उसमें ये हिमानी के ऑयल है जो कि मच रिकमेंडेड है। इसके साथ साथ हिमानी के मिग्रेन के लिए भी एक स्पेशल ऑयल मौजूद है। वो लोग जिन्हें सर दर्द रहता है, बहुत सारे लोग परेशान नजर आते हैं कि सर दर्द एक साइड में जो सर के दर्द होता है उसकी वजह से बहुत सारे लोग, तो मिग्रेन के लिए भी यहाँ पर एक ऑयल मौजूद है। और बालों की वजह से जो लोग परेशान हैं उनके लिए जी हिमानी की ये हेयर ऑयल मौजूद है। बालों का मौसम की तब्दीली के साथ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने में आता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, तो हिमानी की प्रोडक्ट्स हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 100% नेचुरल और कुदरती अशिया के मिलाप से इनको तैयार किया गया है। तो ये तो थी हिमानी की प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं सेगमेंट्स, जानते हैं आज के भाव क्या हैं। जी तो हम चलते हैं नबील रजा मलिक के जानिब। नबील बताइए सब्जियां मार्केट पे किस कीमत पर अवेलेबल हैं? आज अगर शहर में फलों और सब्जियों की कीमतों की बात कीजिए तो आज भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। सरकार की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी किए गए हैं उस रेट लिस्ट के ऊपर बाज़ार में फल और सब्जियां दस्तयाब नहीं हैं बल्कि महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों में फलों और सब्जियों के रेट जो हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल सब्ज़ी है वो अदरक है। आज भी सरकारी सतह पर अदरक की कीमत में 20 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद अदरक की आज की जो सरकारी कीमत है वो 710 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और गुज़श्ता 11 दिनों के दौरान अदरक जो है वो 190 रुपये तक उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में जो अदरक है वो 1000 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर लहसुन की बात कीजिए तो लहसुन का जो सरकारी रेट है वो 275 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में 325 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है उसका सरकारी रेट 40 रुपये फ़ी किलो है, मुख्तलिफ मकामात पर 40 में भी फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन 40 से लेकर 70 तक मुख्तलिफ जगहों पर प्याज जो है उसको फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर टमाटर की बात कीजिए तो आज टमाटर का सरकारी रेट 105 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में मुख्तलिफ जगहों पर टमाटर का रेट मुख्तलिफ है और 140। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नबील। सब्जियों की कीमतें आप हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट बचत बाजार। सेल्स कहां कहां लगी हैं मैं आपको बताते चलूं जी। पहला ब्रांड हमारे पास है लॉरेंसपुर। अगर आप यहां पर जाएंगे तो अप टू 50% यहां पर ऑफ है। सना सफीनास पर अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर भी अप टू 50% ऑफ।
मोटिव्स पर अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ से फायदा उठा सकते हैं। लॉरेंसपुर नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास है जी, अप टू 50% यहां पर भी ऑफ है। अब जानते हैं माल का हाल। गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, अब जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। तो हमें ज्वाइन करेंगी सादिया खान। सादिया, बताइएगा शहर का मौसम कैसा है? सर्दी बढ़ रही है, बारिश के इम्कानात हैं? यहाँ लाहौर के मौसम में दिसंबर अपना रंग जो है वो दिखा रहा है और खुनकी में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी अगर हम लाहौर के मौसम की बात करें तो सुबह के औकात में कहा यह गया है कि काफ़ी ज़्यादा धुंध जो है वो देखी गई है, जिसकी वजह से एक तो हवा में नमी का तनासब बढ़ा, खुनकी में इजाफा हुआ। उसके साथ साथ ख़ासकर वो लोग जो सफ़र करना चाहते थे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा धुंध की वजह से। तो आज लाहौर में मतला जो है वो धुंधला ही रहेगा। सूरज जो है वो तकरीबन 2 बजे के बाद कहीं हल्का सा निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज धुंध और बादलों की एंट्री है लाहौर में, जिसकी वजह से खुनकी में इजाफा होगा। लाहौर का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है आज 20 जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो है वो 14 रिकॉर्ड किया गया है। तो लाहौर का आइंदा सादिया हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल हमें बता रही थी। मेरी चाय ठंडी हो गई है, मैं चाय पीती हूँ, आप ब्रेक पे जाइए। जी तो नाज़रीन, 15 दिसंबर यानी आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो मैं मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं ना, मैं खुद से स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ब्रेक में ये कहा था मेरी चाय ठंडी हो रही है। तो मैंने ब्रेक में भी खूब चाय एंजॉय की है। मेरे दिन का आगाज़ होता है चाय के एक गर्म मग के साथ, और जब मुझे चाय नहीं मिलती है तो मैं बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती। वो कहते हैं नहीं, आप फ्रेश ही महसूस नहीं करते। तो ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो कि वाकई चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो जी नाज़रीन, महफिल हो या फिर बुजुर्गों की बैठक, शादी की तकरीब हो या ख़वातीन की ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू, हर जगह मज़ा देती है एक गरम कप चाय। और बहुत सारे लोग जो हैं वो चाय को पसंदीदा मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी चाय के शौकीन अफराद 15 दिसंबर को चाय का आलमी दिन मनाते हैं, और हमारे यहाँ तो सकाफत का हिस्सा भी समझा जाता है। जब कभी भी मौसम की भी आजकल रिक्वायरमेंट है, आपके घर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले चाय ही आप पूछते हैं कि आप चाय ज़रूर पिए, क्योंकि घर में मेहमान नवाजी भी आप लोगों ने करनी होती है। तो चाय मज़ेदार और बेहतरीन मशरूब है, मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन होता क्या है जी, हमारे ऑफिस में भी इस टाइम चाय का टाइम चल रहा होता है। जैसे ही सब लोग काम कर रहे होते हैं, साथ साथ ये जो चाय है ये आपको जो है फ्रेश रखती है, तरोताजगी का एहसास रहता है। और कहीं ना कहीं आप गर्मी, जिस तरह से सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, तो सर्दी की शिद्दत भी कम होती है। तो हमारे यहाँ किस तरह से ऑफिस में काम के साथ साथ चाय को एंजॉय किया जाता है। तो जो लोग चाय रखते हैं, सर्व करते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको, हमारा जितना किचन डिपार्टमेंट है वो इस चीज में जो है वो जबरदस्त रोल जो है वो प्ले करता है। जो लोग अपनी ड्यूटीज पे बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको चाय जो है उनकी सीट पर ला कर दी जाती है। तो इस टाइम न्यूज रूम में किस तरह से लोग चाय से एंजॉय कर रहे हैं, हम जाते हैं, साथी एंकर सीमल हाशमी वहां पर मौजूद हैं। सीमल, बताइए, न्यूज रूम में चाय इस टाइम चल रही है, लोग काम के साथ साथ चाय भी पी रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना हम दिखाएं कि हमारे ऑफिस में भी ना सिर्फ चाय के आलमी दिन पर लोग रूटीन में चाय को इस तरह से एंजॉय करते हैं। जी अना, सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड टी डे बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप सबसे बड़ी चाय लवर हैं जिनको मैं जानती हूँ, और चाय आप बड़े शौक से पीती हैं, और आप अक्सर ये कहती हैं कि मेरी आंखें नहीं खुलती जब तक मैं चाय ना पीऊँ, और ये सिर्फ आप नहीं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। सो चाय का आज आलमी दिन है, और जितने भी चाय लवर हैं मुझे लगता है आज के दिन एक्स्ट्रा 1 कप पी लेंगे, क्योंकि उन्होंने चाय का डे सेलिब्रेट करना है। और बहुत से लोग, मैं सिर्फ इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद हूँ जो लोग काम कर रहे हैं, बट आई एम श्योर हर दफ्तर में सबसे पहले जाते साथ ही ये डिमांड होती है 1 कप चाय ले आओ, फिर काम शुरू करते हैं। और हमें तो बहाना चाहिए होता है, बल्कि इनफैक्ट मैं ये कहूँगी दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जिसके लिए बहाना भी नहीं चाहिए, और आपको चाय पीनी है। लेट नाइट तक बैठे हैं, मेहमान गए हैं किसी के घर पर,
घर पे आराम से बैठे हैं, और सर्दियों में तो ख़ास तौर पर ज़्यादा इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। और अभी आप देखें कि काम शुरू हुआ है और हमारे ऑफिस बॉय जो हैं वो चाय ले आए हैं यहाँ पे लोगों के लिए। व्हाट अ टाइमिंग आमिर। और यहाँ पर चाय के बगैर जब लोग काम नहीं करते हैं तो फिर उनका दिन कैसे गुजरता है, और आज चाय के आलमी दिन पर क्या वो वाकई में एक्स्ट्रा कप पियेंगे या नहीं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हमारे असाइनमेंट एडिटर आमिर रज़ा खान भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज चाय का आलमी दिन है, चाय दे दे पहले, आलमी दिन है वो मना। अच्छा, मैं इस पे है ना आपको ये भी दिखाऊं कि ऑलरेडी वो 1 कप पी चुके हैं। ये देखिए ऑलरेडी 1 कप पी चुके हैं, एंड आई थिंक ही इज सेलिब्रेटिंग चाय का। नहीं, चाय का आलमी दिन तो मैं तो सेलिब्रेट करता हूँ क्योंकि मैं चाय पीता बहुत हूँ, और लकीली ये है कि जब आप आई तो चाय भी आ गई। उससे कुछ देर पहले ये आमिर आया था तो मैंने इसे कहा कि यार चाय पिला दे, चाय ले आया। अच्छा, क्या वजह है, क्यों चाय इतनी इंपॉर्टेंट है? मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती। आई होप सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट कर ले, मैंने ज़िंदगी में कभी चाय नहीं। अच्छा, नहीं, मेरा दिल करता है लस्सी पीऊँ, बट लस्सी से आंखें बंद होती हैं, दफ्तर में काम नहीं हो सकता। दफ्तर में अगर आपने चाको चौबंद रहना है, काम करना है, तो फिर आपके लिए चाय की एक प्याली जो है वो मैं कहता हूँ टॉनिक है। ऑफिस में काम करने वालों के लिए तो टॉनिक है कि वो चाय की एक प्याली पिएँ और फिर अपनी खुली आंखों के साथ जो है। अच्छा, ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि आंखें खुल जाती हैं चाय पीने के बाद। और आप देखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता आमिर जो है वो सबको सर्व करेंगे, और ये पूरी रो जो है वो आराम से बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेगी। और फिर चाय पीने में एक और चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त होती है कि अगर आप रात के औकात में चाय पी रहे हैं, आप लिहाफ में घुस के साथ साथ नट्स खा रहे हैं, साथ साथ चाय पी रहे हैं, और चाय की इकसाम भी इतनी ज़्यादा होती हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो ब्लैक टी ले लें, कुछ लोग दूध के साथ चाय, कुछ लोग कश्मीरी चाय। तो चाय की भी इकसाम है और लोगों ने अपनी अपनी वैरायटी बना ली है। तो हमारा तो ये कल्चर है जिसको हम एंजॉय करते हैं। और मैं यहाँ पे हमारे साथ मज़र मौजूद हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं मज़र से पूछूं कि कोई एक रीज़न मज़र मुझे बताएं आप चाय क्यों? वैसे पर्सनली अगर मैं सही बात बताऊँ तो मुझे चाय पसंद नहीं है। मुफ्त की मिल गई है तो फिर मुफ्त की तो कोई भी चाय पड़ी है मज़र, आप ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ लोग शाय भी होते हैं कि मैं क्यों बताऊँ कि मैं चाय पीता हूँ। चीज़ हो तो वो तो हमारे यहाँ पर इसका मतलब है कि मुफ्त की चाय जो मिलती है उसको लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। जी आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मज़र को इसकी घरवाली ने मना किया है कि चाय ना पिए, इसका रंग काला हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक मिथ है वैसे कि चाय पीने से रंग नहीं होता। इसमें अगर काला होता तो मेरा ना काला हो जाता। चाय पीने से जबान जरूर जल जाती है अगर आप गरम गरम पिए, और मतलब वो होता है ना कि कुछ लोगों को चाय पीने का तरीका नहीं पता होता, तो वो यही होता है कि आपकी ज़बान जल जाती है। अली मौजूद है। अली, आप चाय पीते हैं? जी वही मज़र भाई वाली बात, अगर फ्री में मिले तो ना नहीं करते, वैसे शौकिया पसंद नहीं है। शौकिया पसंद नहीं है। घर में स्पेशल फरमाइश करके बनवाते हैं क्योंकि घर में तो मुफ्त मिलती होगी? नहीं, सिर्फ एक मरतबा नाश्ते में बस, उसके बाद नहीं चाहिए होती। नाश्ते में चाय पीने की रीज़न क्या होती है? आदत है, बचपन से पीते आ रहे हैं। कुछ ये है कि जी सीमल, थैंक यू सो मच। यहाँ पे लोग काम भी कर रहे हैं, चाय एंजॉय भी कर रहे हैं, और सब लोग चाय से जुड़े अपने अपने तासुरात, अपने एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। थैंक यू सो मच सीमल हमारे साथ मौजूद थी। और नाज़रीन, अभी मुझे एक मैसेज भी मौसूल हुआ है, मेरे एक ही फ्रेंड हैं और वो कह रहे हैं वो चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि उनकी बीवी बहुत अच्छी चाय बनाती है। तो चाय के साथ ये जुड़ी चीजें हैं जो हमें लोग अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। सो आज चाय का आलमी दिन है, सभी लोगों का फेवरेट मशरूब है, डिफरेंट टाइप्स चाय की हैं, तो सर्दी में खूब चाय एंजॉय कीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान भी होता है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।